हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज मुकेश सर आपको पढ़ाएंगे कंपोस्ट के बारे में। ठीक है, अपना जो पिछला लेक्चर था वो फार्म यार्ड मैन्योर यानी FYM और हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योरिंग पे था। ठीक है, आज के लेक्चर में अपने बात करेंगे कंपोस्ट के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंपोस्ट, हिंदी में भी इसको कंपोस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, अब कंपोस्ट होती क्या है, देखिए जो आपका फार्म वेस्ट हो गया, ठीक है, अर्बन वेस्ट हो गया, रूरल वेस्ट हो गया, इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद अपने पास जो मैटर मिलता है उसी को बोलते हैं अपने कंपोस्ट। ठीक है, फार्म रूरल या अर्बन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो मैटर मिलता है उसको बोलते हैं अपने कंपोस्ट। ठीक है, इसके बाद में देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो अर्बन होगी कंपोस्ट, ठीक है, एक हो गया फार्म कंपोस्ट। ठीक है, जो अर्बन वेस्ट से बनेगी वो अर्बन कंपोस्ट हो जाएगी और फार्म कंपोस्ट यानी जो फसलों के अवशेष वगैरह से बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी फार्म कंपोस्ट। अब जो फार्म कंपोस्ट होती है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जो अर्बन कंपोस्ट होती है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से पूछा जाता है कि जो आपकी फार्म कंपोस्ट है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है और अर्बन कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना, जो अर्बन कंपोस्ट है इसमें होती है 1.5% नाइट्रोजन और जो आपकी फार्म कंपोस्ट होती है उसके अंदर होती है 0.5% नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 0.5% नाइट्रोजन होती है किसके अंदर, आपकी जो फार्म कंपोस्ट है, जो फसल वगैरह के अवशेष से जो खाद को जो कंपोस्ट तैयार होती है उसमें 0.5% होता है। अर्बन वेस्ट जो मतलब आपका शहर का जो कूड़ा करकट हो गया, ठीक है, उससे जो है बनती है कंपोस्ट, उसको बोलते, उसमें होती है नाइट्रोजन 1.5%। ठीक है, तो ये तो था नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। इसके बाद में आपको पढ़ना है कि जो इसके मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके मेथड्स की बात करूं कंपोस्ट के, तो इसके 4 मेन मेथड है। एक तो कौन सा है, इंडोर मेथड, ठीक है, एक है इसका बेंगलोर मेथड, थर्ड है जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, कौन सा, नाडेप कंपोस्ट। ठीक है, और फोर्थ है आपका, या नाडेप मेथड भी लिख लेना। ठीक है, फोर्थ है आपका एडको मेथड। ठीक है, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, नाडेप मेथड और एडको मेथड। इसके अलावा एक मेथड और है, कौन सा, मायादास मेथड। ठीक है, जिसको किसी ने डिस्कवर्ड किया था, तो मायादास ने ही किया था। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम याद रख लेना, कल को आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कंपोस्ट। ठीक है, तो आपसे मायादास ऑप्शन में, तो वो कंपोस्ट का ही मेथड है। ठीक है ना, मायादास मेथड। ठीक है, अब देखिए इन चारों के आपको एक तो साइंटिस्ट याद रखने हैं कि किसी ने इनको डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, और इन दो, जो इंदौर मेथड और जो बेंगलोर मेथड है, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। वो कौन से नाम हैं, तो जो इंदौर मेथड था इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था अल्बर्ट होवार्ड ने। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड ने। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड ने किसको, इंदौर मेथड को डिस्कवर्ड किया था। जो बेंगलोर मेथड है इसको किसने किया था, CN आचार्य जी ने किया था, CN आचार्य जी ने। ठीक है, CN आचार्य जी ने कौन सा मेथड डिस्कवर्ड किया था, तो बेंगलोर मेथड किया था। ठीक है, ये बेंगलोर में डिस्कवर्ड हुआ है इसलिए इसका नाम बेंगलोर रखा गया है। ठीक है, बेंगलोर मेथड जो है वो CN आचार्य जी ने डिस्कवर्ड किया था। जो नाडेप कंपोस्ट है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, तो वो नाडेप काका ने। ठीक है, नाडेप काका ने, कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के थे ना, तो महाराष्ट्र के नाडेप काका ने जो है वो नाडेप कंपोस्ट जो है उस मेथड को दिया था। एडको मेथड की बात करूं तो एडको मेथड है वो किसने दिया था, तो एडको मेथड दिया था हचिसन ने। ठीक है, ठीक है, किसने दिया था, हचिसन ने दिया था। हचिसन ने दिया था कौन सा,
एडको मेथड। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंदौर मेथड किसने दिया था, अल्बर्ट होवार्ड ने दिया था। एग्जाम के अंदर आपकी डायरेक्ट साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंदौर मेथड था वो किसने दिया था, तो अल्बर्ट होवार्ड ने दिया था। बेंगलोर मेथड CN आचार्य जी ने दिया। नाडेप कंपोज है वो नाडेप काका ने दिया। और जो एडको मेथड है वो दिया था हचिसन ने। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और थे रिचार्ड, हचिसन एंड रिचार्ड। ठीक है, तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं। अब देखिए जो इंदौर मेथड है इसको दो अलग नामों से और जाना जाता है। कौन कौन से हैं, एक तो इसका हिप मेथड। ठीक है, एक तो इसको बोल सकते हैं अपने हिप मेथड भी बोला जाता है, हिप मेथड भी इसका नाम है। और इसको नाम जाना जाता है एरोबिक मेथड के नाम से, एरोबिक मेथड। ये एरोबिक एनारोबिक क्या होते हैं ये भी अपने डिस्कस करेंगे। तो जो इंदौर मेथड है इसको जाना जाता है हिप मेथड और एरोबिक मेथड के नाम से। ठीक है, हिप मेथड और एरोबिक मेथड किसके नाम है, इंदौर मेथड के हैं। जो आपका बेंगलोर मेथड है इसको जाना जाता है एनारोबिक मेथड के नाम से। ठीक है, एक तो हो गया आपका एरोबिक मेथड, वो कौन सा है, इंदौर मेथड है। और एनारोबिक मेथड कौन सा है आपका, जो बेंगलोर मेथड है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनारोबिक मेथड, और आपको ऑप्शन में यदि बेंगलोर दिया है तो आपको इस पर टिक करना होता है। ठीक है, तो हिप मेथड और एरोबिक मेथड नाम हो गया इंदौर मेथड का, और जो एनारोबिक मेथड होता है वो कौन सा होता है, बेंगलोर मेथड होता है। अब देखिए एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में क्या याद रखना है कि जो एरोबिक होता है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जो एरोबिक मेथड होता है इसके अंदर O2 क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पूरा जो है ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये बहुत कम होती है। एरोबिक है इसके अंदर एयरेशन होएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और एनारोबिक के अंदर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। एरोबिक का एग्जांपल हो गया आपका इंदौर मेथड, और एनारोबिक का हो गया आपका बेंगलोर मेथड। मतलब एरोबिक के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, एरोबिक मतलब एयर का नाम एयर से रिलेट कर सकते हैं। एरोबिक के अंदर तो एयर चाहिए और एनारोबिक के अंदर एयर नहीं चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जो है इसके अंदर नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यदि किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एरोबिक या इंदौर मेथड। और यदि ऑक्सीजन के बिना किसी फार्म वेस्ट या रूरल वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनारोबिक। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अब अपने एक एक के बारे में बात कर लेते हैं कि इंदौर मेथड में क्या होता है, बेंगलोर मेथड में क्या होता है। यदि आप थ्योरी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में आप BSc कर रहे हैं या आप 12th क्लास में हैं, तो भी ये आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये देख लेते हैं इनमें क्या क्या है होता है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इंदौर मेथड को। ठीक है, इंदौर मेथड। इंदौर मेथड जो होता है ये किसने डिस्कवर्ड किया है, तो ये किसने किया था, अल्बर्ट होवार्ड ने किया था, और एक एरोबिक मेथड है। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसका जो साइज रखा जाता है वो 10 फीट तो इसकी होती है लेंथ। ठीक है, जो लंबाई होती है वो कितनी रखी जाती है, 10 फीट रखी जाती है। जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है, ठीक है, विड्थ कितनी होती है, तो इसकी विड्थ होती है 6 to 8 फीट। ठीक है, और इसकी जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है 3 फीट। ठीक है, जो इसकी डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 3 फीट होती है। याद रख लेना, कल जो अपनों ने पढ़ा था वो मीटर के अंदर एरिया था। ठीक है, और आज अपने जो पढ़ रहे हैं वो फीट के अंदर है। ठीक है, कल जैसे आप उन्होंने CN आचार्य जी ने जो मेथड दिया था, ठीक है, तो ट्रेंच मेथड, उसके अंदर अपनों ने मीटर की बात की थी। ठीक है, तो याद रख लेना कि इसके अंदर फिट की बात होगी। 10 फीट इसकी लंबाई रखी जाती है और 6 से 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है, और जो 3 फीट है वो इसकी गहराई होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इंदौर मेथड के अंदर होता क्या है। तो ये तो हो गया टैंक का साइज, मान लो ये ऐसे 10 फीट लंबा हो गया, 6 से 8 फीट चौड़ा हो गया, और ठीक है, और 3 फीट ये लगभग गहरा हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जैसे अपनों ने ट्रेंच मेथड के अंदर देखा था कि उसकी गहराई 1 मीटर ही रखी जाती है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं। जो इससे इंदौर मेथड है, आप इसकी गहराई 3 मीटर से कम रख सकते हैं, लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ठीक है ना, तो याद रख लेना
कि जो इंडोर मेथड होता है इसके अंदर गहराई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखी जाती है। अब इंडोर मेथड जो होता है इसको जो अपनों ने जो खड्डा बना लिया या ऐसे बोल सकते हैं टैंक तो बना लिया, अब इसको भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको 3 इंच मोटी, ठीक है, ये चीज़ मैं अभी थ्योरी के अंदर बता रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। जब भी आपकी थ्योरी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए इंडोर मेथड के बारे में तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो जो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 इंच मोटी जो है बिछावन मतलब जो फसल अवशेष होता है उसकी डालते हैं, ठीक है, जो अवशेष पदार्थ होता है आपका, ठीक है, उसकी 3 इंच मोटी परत आपने क्या डाल दी, ठीक है, बिछावन सॉरी जो आपका फसल अवशेष था उसकी डाल दी। उसके बाद में क्या करते हैं, इस पर जो आपका लिटर होता है बिछावन होता है उसका छिड़काव कर देते हैं इस पर, ठीक है। उसका छिड़काव करने के बाद क्या करते हैं कि इस पर गोबर की परत डाली जाती है एक, ठीक है, कितनी मोटी होएगी, 2 इंच मोटी होएगी, ठीक है, 2 इंच मोटी गोबर की परत डाल देंगे। उसके बाद में इस पर क्या करेंगे, जो चुनी हुई मिट्टी होती है, ठीक है, उस मिट्टी को डालेंगे इस पर, ठीक है, मिट्टी का छिड़काव कर देंगे। और साथ साथ में इस मेथड में याद रखना है कि आपको पानी देते रहना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस पर पानी का छिड़काव भी करते रहेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले अपनों ने क्या जो आपका फसल अवशेष था उसकी, ठीक है ना, सूखा जो चारा वगैरह होता है पशुशाला का, तो वो डाला। उसके बाद में अपनों ने क्या कर दिया, इस पर जो लीटर था उसके छिड़काव कर दिया, फिर अपनों ने गोबर की परत डाली और फिर मिट्टी को डाल दिया। इस प्रकार इसको भरते भरते क्या करना है आपको, ये लगभग 1 फीट तक ऊपर ले जाना है। ये मान लो आपका ज़मीन आ गई यहाँ पे, ठीक है, इससे 1 फीट ऊपर तक इसको भरना है, ठीक है, 1 फीट ऊपर तक भर देंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको याद रखना है इस चीज़ के अंदर, आपको 1 फीट ऊपर तक भरने के बाद इसको बंद नहीं करना है। बंद क्यों नहीं करना है इसका कारण आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इंडोर मेथड को अपनों ने क्या बोला था, एरोबिक मेथड, ठीक है। तो बंद कर देंगे तो एयर अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसको बंद नहीं करना है, इसको ज़मीन से 1 फीट ऊपर तक भरना है, ठीक है। 1 फीट ऊपर तक भरने के बाद क्या करना है आपको, लगभग सप्ताह के अंदर एक दिन इसको क्या करना है, बदलना है, पलटनी है इसको। ये जो अपनों ने अंदर इसका मैटर डाला है इसको पलटना है, ठीक है। पलटते क्यों है इसका भी रीज़न इसी के अंदर है कि इंडोर मेथड को अपनों ने नाम दिया है एरोबिक। एरोबिक के लिए क्या है, अपने जब पलटेंगे तो इसके अंदर एयरेशन होएगा, ठीक है, तो जो नीचे की हवा थी वो बाहर निकलेगी, ठीक है, नई एयर अंदर जाएगी। तो इसके अंदर जो है सप्ताह के अंदर एक बार इसको पलटते रहते हैं तो इसके अंदर एयरेशन जो है वो बढ़िया तरह होता है और जो इसका डिकम्पोजिशन होएगा वो भी बहुत अच्छा होएगा। तो इंडोर मेथड के अंदर यही था। अब इसके बाद में क्या है, वही 3-4 माह के बाद खाद तैयार हो जाती है, फिर इसको फसलों में डाल दिया जाता है। जो सीरियल क्रॉप्स होती है उनके अंदर लगभग 10 से 15 क्विंटल और जो आपकी वेजिटेबल्स होती है उनके अंदर 20 से 25 क्विंटल जो है इसको डाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडोर मेथड, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है बेंगलोर मेथड, ठीक है। तो जब आपको समझ आ जाता है ना कोई चीज़ तो आप उसकी थ्योरी आसानी से बना सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये आपका इंडोर मेथड कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है आपका बेंगलोर मेथड। बेंगलोर मेथड, बेंगलोर मेथड जो होता है वही सेम प्रोसेस यही रहनी है, भी भरेंगे तो इसी से ही, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि पहले बिछावन डालेंगे, गोबर डालेंगे, सारा प्रोसीजर वही रहना जो मैंने इंडोर मेथड में बताया। इसके अंदर आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, जो आपका सीवेज एंड सलज होता है, मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से जो एक्सक्रीटा होता है या अपने बोल सकते हैं मानव विष्टा, उसको इसके अंदर डाला जा सकता है बेंगलोर मेथड के अंदर। और इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे मैंने इंडोर मेथड के अंदर बताया था उसको बंद नहीं करते हैं, लेकिन बेंगलोर मेथड जो है आपका टैंक है उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसके अंदर एयर जो है एंटर ना कर सके, क्योंकि बेंगलोर मेथड को अपनों ने क्या बोला था, एनारोबिक मेथड, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो एयर का सर्कुलेशन ना हो पाए। इसलिए आपको क्या करना है, 10 इंच जो मोटी मिट्टी की परत से इसको बंद कर देना ऊपर से, ठीक है। और लगभग 4 से 5 माह के अंदर खाद तैयार हो जाएगी, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो बेंगलोर मेथड के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि इसको ऊपर से बंद करना है 10 इंच मोटी मिट्टी की परत से, और उसके बाद में आपको जो है इसको यूज़ कर सकते हैं खाद बनने के बाद, ठीक है। तो बेंगलोर मेथड के अंदर सारा प्रोसीजर वही रहना है इंडोर मेथड वाला, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर ऊपर से इसको बंद करते हैं ताकि एयर का जो सर्कुलेशन है वो न हो पाए, ठीक है। एनारोबिक मेथड है इस कारण। आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नाडेप कंपोस्ट, ठीक है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो नाडेप कंपोस्ट का आता है। आप थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप 12th क्लास में तो आपके शायद 3-4 नंबर का आता होगा। यदि आप बीएससी कर रहे हैं और ठीक है, अब तो शायद हाँ पैटर्न भी चेंज हो गया है, ठीक है, आपके मिड टर्म होने लगे तो शायद 15 नंबर वाले क्वेश्चन ना आते हों। यदि आता है तो 15 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब मैंने बीएससी की थी तो मेरे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, नाडेप कंपोस्ट का। अब देखिए नाडेप कंपोस्ट रहती है, इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि नाडेप टैंक कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। जो नाडेप टैंक होता है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो नाडेप टैंक होता है, इसके लिए क्या रखा जाता है कि इसकी 10 फीट तो रखी जाती है लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी रखेंगे, जो है 10 फीट रखी जाती है। जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 6 से 8 फीट, मतलब वो सेम ही रहेगी। विड्थ सॉरी 6 से 8 फीट नहीं है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 से 6 फीट होती है, ठीक है। तो 10 फीट इसकी लंबाई, ठीक है, और 4 से 6 फीट इसकी जो चौड़ाई होगी। और इसकी याद रख लेना, गहराई नहीं होती, इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, हाइट होती है, ठीक है। इसको ऊंचा बनाया, जमीन के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। जो नाडेप टैंक होता है वो ज़मीन के ऊपर बनता है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी रखी जाती है, 9 फीट रखी जाती है, ठीक है। तो नाडेप टैंक तैयार करते समय आपको क्या याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी रखेंगे, 10 फीट, ठीक है। चौड़ाई कितनी रखेंगे, 6 से 8 फीट, और जो ऊंचाई होती है वो 9 फीट रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या है, टैंक कैसे तैयार करेंगे, तो इसको क्या है ज़मीन के ऊपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ईंटों से इसको जोड़ते जाएंगे, ठीक है, पक्के ईंट या पत्थर से तैयार किया जाता है। और जो ईंटों को जोड़ते हैं तो उसके अंदर अपने को सीमेंट का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने को मिट्टी से ईंटों को जोड़ना है। और लगभग जो लास्ट वाली जो ईंटें होती है, 2-3 रद्दे जिसको बोलते हैं अपने, तो उनको क्या करना है, आप पक्का कर सकते हो ताकि ये जो है टैंक अपना गिरे नहीं। इसके बाद में क्या याद रखना है आपको कि इसके अंदर 7 इंच चौड़े जो है 7 इंच चौड़े जो है वो सॉरी 7 इंच चौड़े जो है छेद रखने होते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 लेयर के बाद आप तीसरी लेयर जब बना रहे हो, ठीक है, ईंट की, तो उसके अंदर आपको 7 इंच चौड़े छेद रखने हैं। तो लगभग ये आपको जो लास्ट लेयर होती है तब तक छेद रखने होते हैं, ताकि इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो होता रहे, ठीक है। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर जो है 7 इंच चौड़े जो हैं छेद रखे जाते हैं प्रत्येक लेयर के अंदर, और हाइट इसकी 9 फीट ही रखी जाती है। अब आती है बात टैंक भरने की, ठीक है। टैंक तो बना लिया, अब टैंक भरेंगे कैसे। तो टैंक भरने के अंदर आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप डालोगे वानस्पतिक पदार्थ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब टैंक भर रहे हो तो उससे आपको क्या है, एक दिन पहले आपने जो गोबर होता है उसका लिटर बना के बिछावन, या बिछावन सीधा ही ले सकते हैं, या गोबर का घोल बना के उसको दीवारों पे छिड़क के छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो उसके बाद में आपको ये लेयर डालनी है। तो सबसे पहले आपको वानस्पतिक पदार्थ यानी वेजिटेशन मैटर डालना है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी जो है 6 इंच मोटी परत आपको डालनी है, ठीक है। तो 6 इंच मोटी परत आपको किसकी डालनी है, वेजिटेशन मैटर यानी वानस्पतिक पदार्थ की डालनी है। अब 6 इंच मोटी परत डालने के बाद अपने यहाँ पे टैंक भी बना लेते हैं, ठीक है। 6 इंच मोटी किसकी डाल दी, ये यहाँ पे डाल दी, आपका वेजिटेशन मैटर था उसकी डाल दी। अब इसके बाद में क्या करना है, जो आपका गोबर होता है 4 से 5 केजी गोबर लेना है। जो सेकंड लेयर है, ये तो फर्स्ट लेयर होगी, जो सेकंड लेयर है वो क्या होगी, 4-5 केजी जो गोबर होता है, डग होता है, उसको डालना है। मतलब डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालना है, 4-5 केजी गोबर को, ठीक है, 4-5 केजी गोबर को 150 लीटर पानी के अंदर, ठीक है, 150 लीटर पानी के अंदर घोलकर इसका घोल बना लेंगे, और उस घोल को यहाँ पे क्या है, छिड़काव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड लेयर जो बनेगी वो बनेगी जो अपनी छनी हुई मिट्टी थी, छनी हुई मिट्टी यानी सोयल थी, उसकी लेयर डालनी है, ठीक है। 6 इंच मोटी जो है मिट्टी की डालनी है, सॉरी छनी हुई मिट्टी की सोयल जो डालनी है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, 30 से 60 केजी मिट्टी लेनी है आपको, ठीक है। 30 से 60 केजी मिट्टी की एक लेयर बनानी है।
ठीक है। तो ये 3 लेयर है, इनको चलाना है। पहले आप किसके डालोगे, वानस्पतिक पदार्थ की 6 इंच मोटी। फिर सेकंड लेयर है वो 4-5 kg गोबर को 150 लीटर पानी के अंदर घोलकर एक सॉल्यूशन बना के उसका छिड़काव करना है। थर्ड लेयर जो बनेगी वो मिट्टी की बनेगी, ठीक है, लगभग 30 से 60 kg मिट्टी लेके उसकी लेयर बनाती है। तो इस प्रकार ये तीनों लेयर को क्रम वाइज चलाते रहना है और टैंक को भरते रहना है। ये मान लो ये 9 फीट ऊपर रखा था अपना टैंक, तो इससे 1.5 फीट ऊपर तक इस टैंक को भरना है। 1.5 फीट ऊपर तक इसको टैंक को भरना है, ठीक है। टैंक भरने के बाद इसको डोम आकार दे देना है, ठीक है। इस प्रकार डोम आकार दे के मिट्टी से इसको बंद कर देते हैं। मिट्टी से बंद करने के बाद आप देखोगे कि लगभग आप जब देखना कि इस पे पानी का छिड़काव भी करते रहना है। जब ये लगभग इसको 15-20 दिन हो जाएंगे, ठीक है, टैंक भरे को 15-20 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद टैंक आपको खाली दिखने लगेगा, ये नीचे बैठ जाएगा सारा। तो उसके बाद आपको यही सेम लेयर जो है वो लगानी है इसके अंदर, और इसको पूरा भर देना है। उसके बाद जब कंपोजिशन हो जाएगा तो इसको लगभग 3 से 4 माह लगते हैं, ठीक है, 3 से 4 महीने लगते हैं। और 3 to 4 मंथ के बाद में आपका जो कंपोस्ट थी वो तैयार हो जाती है, ठीक है। तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वही बात कि सीरियल क्रॉप्स के अंदर 15 से 20 क्विंटल और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर 20 से 25 क्विंटल जो है आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, पर हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था आपका नाडेप कंपोस्ट। इसके अंदर फर्स्ट लेयर वानस्पतिक पदार्थ की होती है, सेकेंड लेयर होती है वो गोबर की होती है, और थर्ड लेयर जो होती है वो मिट्टी की होती है। तो इसकी लेयर बनाने के बाद 1.5 फीट ऊपर रखा जाता है और उसको डोम आकार दे दिया जाता है, मतलब डोम आकार इस टाइप से, ठीक है। डोम आकार देने के बाद जब ये मैटर धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, उसके बाद में, ठीक है, दोबारा इसकी भराई करते हैं। और दूसरी बार टैंक भरने के बाद जो है अपने लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये कंप्लीट जो है अपने को खाद मिल जाती है, कंपोस्ट मिल जाती है। तो ये था आपका कंपोस्ट। और एडको मेथड था, उसके अंदर एडको पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अपना कंपोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका रहता है वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए अपना मेन्योर चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, उसके अंदर सिर्फ एक वर्मी कंपोस्ट रहा है, ठीक है। लेकिन कल से अपनी क्या है, एक मैंने आपको बोला था क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में, ठीक है। तो कल से आपकी जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना। कल से आपकी जो है सोइल साइंस की क्वेश्चन सीरीज इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यदि टाइम का थोड़ा बहुत आउट होता है, यानी कल ना ले पाऊँ परसों ले पाऊँ, तो आपको पहले मैं बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक है कल से आपकी जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनों ने जो कल पढ़ा था FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, और एक पढ़ा था ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। उसके अंदर आपको इन सिटू और एक्स सिटू के एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे, वो याद रखने हैं, और आपको कंपोस्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये था। और अभी वैकेंसीज अभी आई हुई थी NFL की, यदि आपने MSc कर रखी है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और मैंने उसका लिंक वीडियो भी उस पर बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये अब कंपोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। वर्मी कंपोस्ट रहता है, हो सकता है बीच में एक दिन क्लास लेके वर्मी कंपोस्ट अपने कंप्लीट कर ले, वरना क्वेश्चन सीरीज़ के बाद तो अपनों ने करना ही है वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद फर्टिलाइज़र, फिर आपकी सॉइल केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था। और टारगेट जो है बनाते रहिए, जैसे मैंने जो आपका गाइडेंस सेशन था उसके अंदर बताया था कि आपको टारगेट बना के चलने हैं, ठीक है। तो आप टारगेट बना के चलिए कि हमने जैसे कंपोस्ट है, अब मैंने आपको बता दिया थ्योरी इसकी, तो आप इसकी थ्योरी को जो है खुद भी बना सकते हो। जब लिखें तो आपने समझ लिया, मैंने जैसे पढ़ाया आपने समझ लिया, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उस थ्योरी को अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है, समझने की और लिखने की, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।